आज हम पढ़ेंगे पॉलीसाइफोनिया का निषेचन उपरांत परिवर्धन, यानी पॉलीसाइफोनिया में पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो आज हम पॉलीसाइफोनिया का ये तीसरा भाग पढ़ रहे हैं। ये तीसरा वीडियो है और तीसरा और आखिरी वीडियो है ये पॉलीसाइफोनिया का। तो पॉलीसाइफोनिया में निषेचन पूर्ण होने के बाद मादा जनन संरचना तथा उसके आसपास बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जिससे कार्पोस्पोरोफाइट का निर्माण होता है। तो निषेचन के उपरांत सबसे पहला परिवर्तन सहायक कोशिका ऑक्सिलरी सेल का निर्माण होता है। ये देखिए, ये जो फीमेल ट्राइकोब्लास्ट है उसके अंदर ये कार्पोगोनियम बनी है। ये हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो यहाँ सपोर्टिंग सेल है, सपोर्टिंग सेल से ही एक वक्रित कार्पोगोनियम फिलामेंट होता है। तो ये जो कार्पोगोनियल फिलामेंट है उसकी सबसे ऊपर की जो सेल होती है वो कार्पोगोनियम बनाती है। तो सपोर्टिंग सेल से ऑक्सिलरी सेल बनती है, सबसे पहला काम ये होता है। तो ये बी जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं सपोर्टिंग सेल के ऊपर यानी कार्पोगोनियम और सपोर्टिंग सेल के बीच में ये बन रही है ऑक्सिलरी सेल, यानी धारक कोशिका और कार्पोगोनियम कोशिका के बीच में ये ऑक्सिलरी सेल यानी सहायक कोशिका बन जाती है। तो ये जो सहायक कोशिका बनती है इसके अंदर अगुणित हैप्लॉइड केंद्रक होता है और कार्पोगोनियम जो है, कार्पोगोनियम में जाइगोट है, द्विगुणित केंद्रक होता है इसमें। तो सहायक कोशिका के बनने के साथ ही ये जो लेटरल फिलामेंट, लेटरल स्टेराइल फिलामेंट हैं और बेसल स्टेराइल फिलामेंट, ये विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं के 4 से 10 कोशिकाओं के लंबे तंतु बन जाते हैं। ये जो तंतु हैं बाद में आगे चलकर ये जो डेवलपिंग कार्पोस्पोरोफाइट है इसको पोषण प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से निषेचन के तुरंत बाद एक तो सब ऑक्सिलरी सेल बनती है, सहायक कोशिका बन जाती है तथा ये जो तंतु हैं स्टेराइल तंतु, इनमें भी वृद्धि होती है। और इसके साथ ही ये जो कार्पोगोनियल फिलामेंट की जो पेरीसेंट्रल कोशिकाएं हैं उनसे पेरिकार्प का निर्माण होता है। ये जो कवरिंग आवरण जो बन रहा है ये इसका निर्माण भी शुरू हो जाता है। तो पेरिकार्प का निर्माण निषेचन से पहले ही शुरू हो जाता है और बाद तक ये चलता रहता है। इसके साथ साथ जैसे जैसे कार्पोस्पोरोफाइट का निर्माण होता रहता है पेरिकार्प का निर्माण भी चलता रहता है। तो सहायक कोशिका यानी ऑक्सिलरी सेल के निर्माण के बाद ही ये कार्पोगोनियम से एक नलिका द्वारा जुड़ जाती है। अब कार्पोगोनियम कोशिका का जो द्विगुणित केंद्रक है उसमें समसूत्री विभाजन होता है और 2 केंद्रक बनते हैं। इन 2 केंद्रक में से एक केंद्रक सहायक कोशिका यानी ऑक्सिलरी सेल में आ जाता है। कार्पोगोनियम से एक द्विगुणित केंद्रक सहायक कोशिका में आ जाने के बाद जो कार्पोगोनियल ब्रांच है उसका ह्रास हो जाता है, डीजनरेशन हो जाता है और वो विलुप्त होने लगती है। ये देखिए इस चित्र में जो कार्पोगोनियम है उसका ह्रास हो जाता है, कार्पोगोनियम फिलामेंट का, और ये विलुप्त होने लग जाती है। और सहायक कोशिका का जो अगुणित केंद्रक है यानी जो सपोर्टिंग सेल ऑक्सिलरी सेल का जो अगुणित केंद्रक है वो भी लुप्त हो जाता है, क्योंकि उसमें एक द्विगुणित केंद्रक आ चुका है। तो खाली द्विगुणित केंद्रक ही शेष रहता है। इसके साथ ही जो धारक कोशिका है यानी सपोर्टिंग सेल के पास की पेरीसेंट्रल कोशिकाएं विभाजित होकर पेरिकार्प जो बनाती हैं, फल भित्ति का निर्माण शुरू कर देती हैं, जो कि निषेचन से पहले ही शुरू हो चुका होता है। अब ऑक्सिलरी सेल के ऊपर की ओर गोनिमोब्लास्ट तंतु बनने लग जाते हैं। गोनिमोब्लास्ट तंतु ये बहुत घने होते हैं और जिसकी हर एक कोशिका में एक केंद्रक होता है और द्विगुणित केंद्रक होता है।
तो ऑक्सिलरी सेल का जो द्विगुणित केंद्रक है वो वापस माइटोसिस के द्वारा बहुत सारे केंद्रक बनाता है और ये जो केंद्रक हैं वो गोनिमोब्लास्ट तंतु में चले जाते हैं। गोनिमोब्लास्ट तंतु की सबसे ऊपर वाली कोशिका कार्पो बीजाणुधानी बनाती है, जिसमें एक द्विगुणित कार्पो बीजाणु बनता है। कार्पोस्पोरोफाइट के विकास के साथ ही धारक कोशिका यानी सपोर्टिंग सेल, सहायक कोशिका, ऑक्सिलरी सेल और बंध्य तंतु की कोशिकाएं जो लेटरल फिलामेंट और बेसल स्टेराइल फिलामेंट है, वो सारी कोशिकाएं संयुक्त होकर एक अनियमित आकार की बड़ी बीजांडासन कोशिका प्लेसेंटल सेल बनाती हैं, जो विकसित होते हुए कार्पो बीजाणुद्भिद को पोषण प्रदान करती हैं। मादा ट्राइकोब्लास्ट की जो पेरिसेंट्रल कोशिकाओं की वृद्धि से पेरिकार्प युक्त कुंभाकार अर्न शेप का मटके के आकार का व्रंत युक्त और एक छिद्र युक्त यानी ओस्टियोल होता है, जिसमें ये संरचना बन जाती है जिसको सिस्टोकार्प कहते हैं। तो ये मटकी नुमा सिस्टोकार्प बन जाता है। तो इस सिस्टोकार्प में कार्पोस्पोरोफाइट होता है जो कि अलैंगिक जनन द्वारा कार्पो बीजाणु बनाता है और कार्पो बीजाणु फिर इस ओस्टियोल के द्वारा बाहर आ जाते हैं और ये अंकुरित होकर टेट्रास्पोरोफाइट बनाते हैं। तो ये सिस्टोकार्प के अंदर ये कार्पोस्पोरेंजिया बनी है जो गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट की सबसे ऊपर की कोशिका होती है। तो कार्पो बीजाणु ये बाहर निकल गए ओस्टियोल में से और ये कुछ देर पानी में तैरते हैं और फिर आधार पर जैसे ही ये संपर्क में आते हैं तो इनके चारों तरफ एक कोशिका भित्ति का स्रवण हो जाता है और उस भित्ति जो श्लेष्मा भित्ति है उसी से ये चिपक जाते हैं सबस्ट्रेटम के और इसका अंकुरण शुरू होता है। तो अंकुरण में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, इससे एक छोटी कोशिका बनती है, नीचे की तरफ राइजोइडल सेल और ऊपर की तरफ एक बड़ी कोशिका होती है, एपिकल सेल होती है। हर एक दोनों कोशिकाओं से फिर दो कोशिकाएं बन जाती हैं, 4 कोशिका का तंतु बन जाता है और फिर नीचे वाली कोशिकाएं राइजोइड बनाती हैं और ऊपर वाली जो कोशिका है वो एपिकल सेल की तरह काम करती है और नीचे की तरफ इसमें पेरीसेंट्रल साइफन बन जाते हैं और इस तरह से पॉलीसाइफोनस तंतु का निर्माण हो जाता है। इस जो पादप है, ये जो पादप बनता है पूरा ब्रांच्ड शाखित पादप होता है और पॉलीसाइफोनिया के युग्मकोद्भिद जैसा ही होता है दिखने में और ये कहलाता है टेट्रास्पोरोफाइट। तो ये टेट्रास्पोरोफाइट जो कि कार्पोस्पोरोफाइट के कार्पो बीजाणु द्वारा बनता है, ये भी द्विगुणित होता है क्योंकि यहाँ पे कोई अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ है और द्विगुणित टेट्रास्पोरोफाइट का निर्माण होता है। टेट्रास्पोरोफाइट ये एक स्वतंत्र जीवी अवस्था है, जिस तरह से युग्मकोद्भिद एक स्वतंत्र जीवी अवस्था है, टेट्रास्पोरोफाइट भी स्वतंत्र जीवी अवस्था है। लेकिन बीच में जो अवस्था अभी हमने पढ़ी कार्पोस्पोरोफाइट, ये जो कार्पोस्पोरोफाइट है ये स्वतंत्र अवस्था नहीं है, ये एक परजीवी अवस्था है जो कि फीमेल गैमीटोफाइट के ऊपर आश्रित होती है। ये चतुष्क बीजाणुद्भिद टेट्रास्पोरोफाइट ये भी अलैंगिक जनन द्वारा जनन करता है और इसमें अलैंगिक बीजाणु टेट्रास्पोर्स बनते हैं जो कि टेट्रास्पोरेंजिया में बनते हैं। तो टेट्रास्पोरोफाइट में भी की संरचना भी ऐसी ही होती है, एक एक्सियल तंतु होता है उसमें और चारों तरफ उसके पेरीसेंट्रल तंतु होते हैं। तो जो फर्टाइल ब्रांच होती है उसमें एक जो टायर है, एक जो सोपान है, उसके पेरीसेंट्रल तंतुओं में से एक पेरीसेंट्रल सेल जो है वो छोटी होती है। ये छोटी सेल ही पेरीसेंट्रल कोशिका फर्टाइल सेल होती है और ये निर्माण करेगी टेट्रास्पोरेंजियम का। तो सबसे पहले जो छोटी पेरीसेंट्रल कोशिका है यानी फर्टाइल पेरीसेंट्रल कोशिका है, उसमें एक लंबवत विभाजन होता है और एक बाहर की तरफ कोशिका बनती है जिसको कवर सेल कहते हैं
और एक अंदर की तरफ कोशिका बनती है। अंदर की तरफ वाली कोशिका टेट्रास्पोरेंजियम मदर सेल होती है। बाहर की कवर कोशिका से एक लंबवत विभाजन और होता है और 2 कवर सेल बन जाती हैं। कुछ जातियों में इन 2 कवर सेल के अलावा एक नीचे छोटी पेरीसेंट्रल कोशिका भी बनती है। अब अंदर वाली जो टेट्रास्पोरेंजियम मदर सेल है उसमें भी एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है और एक नीचे की तरफ छोटी स्टॉक सेल बनती है और ऊपर की टेट्रास्पोरेंजियम होती है। ये टेट्रास्पोरेंजियम साइज में कई गुना आकार में बढ़ जाती है और ये इसके अंदर फिर जो इसका डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, क्योंकि टेट्रास्पोरोफाइट में सारी कोशिकाओं में एक एक न्यूक्लियस है और वो सभी डिप्लॉयड न्यूक्लियस है, तो ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस में अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पर टेट्रास्पोरेंजियम का जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है उसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, रिडक्शन डिवीजन के द्वारा 4 न्यूक्लियस बनते हैं और ये 4 न्यूक्लियस टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाते हैं, चतुष्फल के रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं और इसके साइटोप्लाज्म में क्लीवेज होता है और 4 अगुणित कोशिकाएं बन जाती हैं और ये कहलाते हैं टेट्रास्पोर चतुष्क बीजाणु। ये चतुष्क बीजाणु फिर चतुष्क बीजाणुधानी से बाहर निकलते हैं और चतुष्क बीजाणुधानी से बाहर निकलने के बाद ये जो कवर सेल हैं ये अलग अलग हो जाती हैं, पृथक हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं और इनमें से चतुष्क बीजाणु बाहर निकल जाते हैं पानी में और फिर ये पानी में तैरते रहते हैं और कहीं भी कोई ठोस आधार मिलता है वहाँ पर ये चिपक जाते हैं, रुक जाते हैं और वहाँ पर अंकुरित होकर नया प्लांट बनाते हैं जिसको कहते हैं युग्मकोद्भिद। तो एक युग्मकोद्भिद एक जो टेट्रा स्पोर है उससे एक युग्मकोद्भिद बनता है। तो यहाँ एक बीजाणुधानी में 4 बीजाणु हैं, तो 4 बीजाणु से 2 मेल गेमिटोफाइट बनते हैं और 2 फीमेल गेमिटोफाइट बनते हैं। तो इस प्रकार पॉलीसाइफोनिया में हम देखते हैं स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। एक गेमिटोफाइट से दोबारा पुनः गेमिटोफाइट प्राप्त होने तक 3 अवस्थाएं होती हैं। तो यानी शुरू में जो गेमिटोफाइट हैं, एक तो युग्मकोद्भिद, उसके बाद बीच में बनता है कार्पोस्पोरोफाइट जो कि पैरासाइट होता है फीमेल गेमिटोफाइट के ऊपर ही, और तीसरा जो बनता है चतुष्क बीजाणुद्भिद जो कि स्वतंत्र जीवी होता है टेट्रास्पोरोफाइट। तो इस प्रकार ये 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो इसको ट्राईफेजिक या ट्राईजेनिक लाइफ साइकिल भी कहते हैं या डिप्लो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी कहते हैं, जिसमें 2 डिप्लॉयड अवस्थाएं होती हैं, एक तो कार्पोस्पोरोफाइट तथा दूसरा टेट्रास्पोरोफाइट तथा एक अगुणित अवस्था होती है गेमिटोफाइट। तो इस प्रकार ये सेक्सुअल साइकिल इसकी कंप्लीट होती है पॉलीसाइफोनिया की। थैंक यू।